निकले थे गांव से जब सपनों को लेकर, इंतजार था सबों को कि सपना पूरा होगा। मात्र 28 वर्ष की उम्र में प्रोफेसर बनकर, और वो भी बीपीएससी के द्वारा आयोजित परीक्षा में पास कर प्रोफेसर बनकर लौटे निहाल भारती आज हमारे साथ कैमरे के सामने में। निहाल सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका कि आप हमारे जीएस न्यूज के इस खास कार्यक्रम जिसका नाम है आपकी बात वरुण बाबुल के साथ हमारे साथ है। बहुत बहुत स्वागत सर आपका। सबसे पहले तो आपको और आपके दर्शकों को मेरा प्रणाम स्वीकार करें, और आपने जिस तरह बताया बहुत बहुत धन्यवाद सर। 28 साल आपकी उम्र है जैसा कि हमें पता है। जी सर, जी सर। 28 साल माने तो अगर अपने जीवन का माने आधा तो 14 से 15 तो मैट्रिक पढ़ाई में चला जाता है, फिर इंटर, फिर ग्रेजुएशन। कैसे आपने ये मुकाम हासिल की कि जो है अचानक से आपने सबको अचंभित कर दिया, इतने कम आयु में आपने परिणाम लाकर? जी देखिए, शुरुआती शिक्षा मेरी अपने ही सर नौगछिया से ही हुई। स्कूल का नाम था साउथ पॉइंट, जो कि गौशाला रोड में स्थित है। उसके बाद मैं बेगूसराय पढ़ाई करने चला गया, जहां मेरी 4th और 5th क्लास बेगूसराय से हुई। गांधी शिक्षण संस्थान नाम था। और वहीं मैंने सैनिक स्कूल की परीक्षा, जो कि पूरे भारत में आयोजित होती है, पूरे भारत में अगर मेरा अनुमान सही है तो अभी 28 से 29 सैनिक स्कूल हैं, और वो केंद्र सरकार के द्वारा परीक्षाएं आयोजित की जाती है, जिसमें आपका पहले लिखित परीक्षा, फिर इंटरव्यू, फिर मेडिकल, और तीनों का फिर वो कंबाइंड मेरिट लिस्ट निकाल के सिलेक्शन होता है। मैं 6ठी क्लास में वहां पर सैनिक स्कूल चित्तौड़गढ़ में मेरा दाखिला हो गया। उम्र थी मात्र 11 वर्ष। मुश्किल तो बहुत था। 9 वर्ष की उम्र में घर छोड़ के बेगूसराय हॉस्टल में रहने चले गए, तो 11 वर्ष की उम्र में यहाँ से 3-4 राज्य दूर राजस्थान की धरती पे पढ़ने जाना पड़ा था इतने कम उम्र में। तो होता है, जब आप कम उम्र में घर से बाहर निकल जाइएगा तो अनुभव भी जितना समय में आपको आना चाहिए उससे कहीं जल्दी आपको आ जाता है। तो पढ़ाई वहां हुई। वहां मैंने 10वीं की परीक्षा तक पास किया मैंने। उसके बाद मैं वहां से निकल गया, क्योंकि सेना में जाने की कोई इच्छा नहीं थी। हालांकि मेरे पिताजी सेना से ही रिटायर्ड हैं। विजेंद्र कुमार सिंह नाम है उनका। आर्मी में उन्होंने 24 साल दिए हैं। आज लोग सेलिब्रिटी बना देते हैं किसी को भी कि कुछ फॉलोअर्स बन गए सेलिब्रिटी, लेकिन मेरा सवाल जनता से भी है कि देश के सेना के जवानों को आप कब सेलिब्रिटी बनाएंगे, जो बॉर्डर पे अपनी जान से खेल रहे हैं। आपको वो बचपन की दिनें यादें हैं पढ़ाई की? कि मैं अलग अलग तरह से क्षेत्र में बात करूंगा आपसे, लेकिन शुरुआती में आप नौगछिया के पुत्र हैं, नौगछिया के लाल है। मैं आपसे जानना चाहूंगा कि जिस समय आपकी प्रारंभिक पढ़ाई हो रही थी उस समय आपका क्या सपना था बनने का? देखिए, जिस समय प्रारंभिक पढ़ाई हो रही थी, हम सबको पता है कि वो टाइम अवेयरनेस थी ही नहीं किसी को। हम बस यही जानते थे अगर डॉक्टर या इंजीनियर, यही 2 चीजें हम जानते थे। 12th तक हमने यही जाना। 12th मेरी दिल्ली पब्लिक स्कूल सबौर भागलपुर से हुई, और उस समय तक भी मुझे सिर्फ इतना ही पता था, या तो आप मैथ लिए हैं तो आप इंजीनियरिंग करेंगे, या फिर आपने बायोलॉजी लिया है तो आप नीट की परीक्षा देंगे। मेरे बैच में शायद मैं अकेला एक विद्यार्थी था जिसने आईआईटी का फॉर्म नहीं भरा, क्योंकि जाना ही नहीं था। और उसके बाद मैंने सिर्फ 2 ही यूनिवर्सिटी का फॉर्म भरा था, एक दिल्ली विश्वविद्यालय और एक मेरे शहर में ही है जीवी कॉलेज। तो वहां पे मुझे अवेयरनेस ही नहीं थी, क्योंकि वो इंटरनेट का युग नहीं था। 2013 की मैं बात कर रहा हूं, और उस समय की बात करूं तो नौगछिया में एक भी इंटरनेट कैफे नहीं था। तो अब बात आती है कि आप दिल्ली यूनिवर्सिटी का फॉर्म तो भर दिए, लेकिन किस कॉलेज में आपका कट ऑफ आ रहा है आपको पता कैसे चलेगा? तो मुझे याद है काफी खोजने के बाद मैं गौशाला रोड में ही एक मेडिकल स्टोर से दवाइयां लिया करता था। मैंने उनको कभी कभी लैपटॉप यूज करते हुए देखा था। मैं उन्हीं के पास चला गया। मैंने उनसे रिक्वेस्ट किया कि देखिए, आप मुझे थोड़ी देर इंटरनेट यूज करने दीजिए, मेरा बहुत जरूरी है। आप भले जो भी पैसा बोलेंगे मैं आपको दे दूंगा। तो उस समय उन्होंने 1 घंटे का कुछ 100 रुपए लिया था मेरे से। मैंने सब नोट डाउन कर लिया कि कौन कौन से कॉलेज में मेरा कट ऑफ आ रहा है। मैं दिल्ली चला गया, और वहां पे मैं ऑब्वियसली आप इतने कम टाइम में तो दिल्ली की टिकट आपको मिलेगी नहीं, जनरल में घुसे किसी तरीके से, भीड़ आप जानते ही हैं। बट जब इच्छा हो कि जाना है तो जाना है, तो वहां दिल्ली की धरती पे पहुंचे 4 बजे सुबह। और जब 4 बजे सुबह आप पहुंचेंगे और आपको रहने का कोई ठिकाना नहीं है, तो फिर एहसास होता है कि जो घर कितना अच्छा हुआ करता था। किसी तरीके से ब्रेकफास्ट वगैरह करके कॉलेज में पहुंचे। जो सबसे पहला कॉलेज था मुझे याद है वो था मिरांडा हाउस। और उस समय तक मुझे ये भी नहीं पता था, और ना ही दिल्ली यूनिवर्सिटी वाले अपने कॉलेज की वेबसाइट पे लिखते थे कि ये गर्ल्स कॉलेज है। मैं वहां चला गया और मुझे हजारों लड़कियां मिली, और कुछ 50-60 लड़के मिले। तो मुझे लगा कि मुझे क्या लेना देना, मुझे तो अपना एडमिशन करवाना है। मैं 2 घंटे धूप में खड़ा रहा।
लास्ट में जब मैं काउंटर पे पहुंचा तो काउंटर वाले सर ने कहा कि आप यहाँ क्यों आ गए हैं। मैंने बोला सर एडमिशन कराने, और मुझे ये पता था कि बिहार के लोगों के साथ थोड़ा सा भेदभाव होता ही है। अच्छा। तो मुझे लगा कि अगर ये नहीं देंगे तब भी मैं करवाऊंगा। तो फिर उन्होंने थोड़ा बहुत जब मैं नहीं समझ रहा था, फिर एक दूसरे सज्जन ने मुझे बताया देखिए गर्ल्स कॉलेज है। तब मुझे पहली बार पता चला कॉलेज भी बॉयज और गर्ल्स कॉलेज, वो भी दिल्ली यूनिवर्सिटी जैसा संस्थान में बटा हुआ है। तो मैं वहां से निकला, मैं शहीद भगत सिंह कॉलेज में गया, क्योंकि भगत सिंह का क्या इतिहास रहा है, मैं उनसे बहुत प्रेरित हूं। मैंने सोचा मैं इसी कॉलेज में पढ़ाई करूंगा। मैं चला गया एडमिशन लेने। फिर वहां 2 घंटे में रहा लाइन में लगते लगते, जब मेरा कट ऑफ में आया तो मेरा 1 नंबर कम था उनके कट ऑफ से। तो अब हम लोग क्या होता है कि उनका कट ऑफ था कुछ 79% और मेरा कुछ 78.8 इस तरह से करके था। तो हम लोग क्या होता है कि जब आप कट ऑफ देखते हैं तो आप राउंड फिगर में बताते हैं, और छोटा सा उम्र 16-17 साल की उम्र, मैंने सोचा आ ही गया। फिर उन्होंने बताया कि नहीं नहीं 1 नंबर आपका कम है, और मुझे उस समय रियलाइज हुआ कि 1 नंबर का क्या वैल्यू है, कि आप 1 नंबर कम से भी आप वहां पे नहीं एडमिशन ले सकते हैं। वहीं मेरे मित्र थे जो सैनिक स्कूल में साथ पढ़ाई किया था, वो उन्होंने मुझे अपने घर में रहने की जगह दी, किसी तरह खाया। और बिहार से आप जनरल बोगी में आए और आपको कॉलेज ही ठुकरा दे एडमिशन के लिए, और कहीं का फॉर्म भी ना भरे हो, तो आपको लगता है कि लाइफ कहाँ जा रही है। तो फिर उसके बाद अगले दिन फिर निकले, और जो सबसे पहला कॉलेज था वो था सत्यवती कॉलेज मॉर्निंग, और वहां मेरा ये हुआ। लेकिन मैं आपको, जो कि आपके युवा दर्शक है जिनका सपना होगा दिल्ली यूनिवर्सिटी में पढ़ने का, मैं उनको थोड़ा सा एक बता देता हूँ कि एडमिशन प्रोसेस क्या है। आप फॉर्म भरते हैं, अभी तो खैर इंट्रेंस है उन्होंने कर दिया, उस समय कट ऑफ बेस पे होता था, और अंदर वो एक छोटी सी परीक्षा लिया करते थे 1 घंटे की परीक्षा। मैंने भी दी, मेरा भी हो गया कि हाँ ये लायक है वहां पे। तो लास्ट में आपको एचओडी के पास जाना होता है, हेड ऑफ डिपार्टमेंट। अगर वो आपके एडमिशन फॉर्म पे साइन करेंगे तभी आपका सिलेक्शन होगा। फिर अगर नहीं कर रहे, कोई मतलब नहीं आपका कट ऑफ कितना है, आपके मार्क्स कितना, अगर वो नहीं आपको लायक मानते तो आपका नहीं होगा। ये उस समय में था। मैं भी गया, देखिए बिहार का वेशभूषा आप जानते हैं अलग से ही पहचान में आ जाता है। मैं गया उनके पास, मैं बोला मैम मुझे एडमिशन दे दीजिए। तो मैम का कहना था देखो ठीक है बिहार से यहाँ तक आए हो अच्छी बात है, लेकिन ये इंग्लिश ऑनर्स है और तुम लोग का इंग्लिश थोड़ा डाउन होता है, तो संभाल पाओगे, एडमिशन दे देंगे तो कहीं फेल वगैरह तो नहीं हो जाओगे। मैं बोला मैम मुझे नहीं पता कि इंग्लिश में कौन सी बुक्स पढ़नी है, लेकिन मैं 12th में एचसी वर्मा और आरडी शर्मा पढ़ के आया हूँ, तो मुझे लगता है कितना भी होगा उनसे तो आसान ही होगा। तो वो हंसने लगे और फिर उन्होंने मुझे एडमिशन दे दिया। तो 3 साल बहुत अच्छे बीते। लेकिन वहां का मैं ये बताऊं, मैं वहां 2015 में ऑल इंडिया नेशनल डिबेट कंपटीशन भी जीता हूं, जेएनयू में हुआ था। बहुत सारे डिबेट जीते, लगातार 2 साल मुझे बेस्ट डिबेटर ऑफ द ईयर का अवार्ड मिला। तो बहुत अच्छे बीते मेरे वो 3 साल। लेकिन जो सबसे अच्छी चीज उन्होंने मुझे दी, जो एक आपको कोई संस्था नहीं देता है, उन्होंने सपने ऊंचे देखना सिखा दिया। क्योंकि बच्चे आते थे प्रोफेसर से मिलने, वो बोलते थे सर हमने रेलवे में नौकरी ले ली है, हमने एसएससी में नौकरी, बोले ठीक है अच्छा रहो, ठीक है सुखी रहो ये। लेकिन उनका जो रिएक्शन था, मुझे पहली बार पता चला अगर यहाँ पे आप ग्रुप ए की नौकरी नहीं लेते हैं तो यहाँ आइए मत बताने आइए कि आपने ये चीज अचीव किया है, क्योंकि उससे नीचे बात ही नहीं बनेगी आपकी। तो वो आपको सपने ऊंचे देखना सिखा देता है कि आपका ग्रुप ए का ही हो। मैंने ग्रेजुएशन किया, मुझे 2 ही चीज पता थे जो ग्रुप ए सर्विस का मुझे एक आइडिया लग रहा था, एक यूपीएससी सिविल सर्विसेज, एक असिस्टेंट प्रोफेसर। इंग्लिश मेरा पसंदीदा विषय था, और यूपीएससी जो था वो भी मुझे प्रभावित उतना ही कर रहा था जितना असिस्टेंट प्रोफेसर कर रहा था। लेकिन कहीं ना कहीं अपने सब्जेक्ट के प्रति प्रेम थोड़ा ज्यादा था। और 12th में मेरे तस्लीमुर रहमान सर हुए थे, वो अब तो रिटायर हो चुके हैं, उन्होंने मुझे इंग्लिश पढ़ाया था। और उनके बारे में मैं बताना चाहूंगा कि लगभग जो भी टीचर्स थे वो करते थे, बोर्ड पे पढ़ाते थे और हम लोग उसको लिखते थे और याद कर लेते थे। लेकिन वो अकेले टीचर थे पूरे स्कूल में जो हमें बोलते थे कि हम क्या पढ़ा रहे हैं आपको कोई लेना देना नहीं है, आपका अपना भी कुछ ओपिनियन है इस टॉपिक को लेके तो आप सामने जाके बताइए, हम भी आपसे कुछ सीखेंगे। और वो सीधे बोलते थे आप मुझे रिस्पेक्ट दीजिए या नहीं दीजिए उससे मुझे कोई लेना देना नहीं है, आप मेरे क्लास में अवेयर रहिए, अपने मन की बातों को कहिए जिससे मैं भी कुछ सीख सकूं। तो उनका बहुत योगदान है मेरे लाइफ में, और उन्हीं की वजह से एक बहुत बड़ा योगदान है जो कि मैंने इंग्लिश चुना। और दिल्ली यूनिवर्सिटी में भी मैं श्योर था कि मुझे इंग्लिश में ही पढ़ना है। पोस्ट ग्रेजुएशन में एडमिशन लिया, बीएचयू में भी सिलेक्शन हो गया था, लेकिन मुझे एफिलिएटेड कॉलेज मिला, मेन कैंपस में सिलेक्शन नहीं हुआ, तो मैं गया नहीं। मैंने इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी में पढ़ाई की, एडमिशन ले लिया, और पहले दिन से मैं जुट गया नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट नेट की परीक्षा में। जब मैं परीक्षा की तैयारी कर रहा था, मैं अपने सीनियर से मिला, तो वो कहे देखो ये असिस्टेंट प्रोफेसर का परीक्षा है, पहले तुम पीजी अच्छे से कर लो, क्योंकि इसकी मिनिमम एलिजिबिलिटी होती है पीजी
पीजी थर्ड सेमेस्टर अपेयरिंग में आप दे सकते हो, और आपकी उम्र होनी चाहिए 22 साल, और 55 साल तक आप परीक्षा दे सकते हैं। तो हर तरह के लोगों से आपका कंपटीशन होगा, क्योंकि प्रोफेसर एक अनुभव होता है वहाँ। तो ये चीज था, तो वो मुझे समझाते थे कि देखो ऐसे ऐसे है, बट 9 साल की उम्र में घर से बाहर निकले थे, तो कुछ जल्दी जल्दी सब कुछ करना था, तो उसी समय तैयारी में जुट गए। थर्ड सेमेस्टर हुआ, फॉर्म भर दिए। उम्मीद ज्यादा कुछ थी नहीं क्योंकि निकलेगा, क्योंकि इसमें आप पीएचडी वाले भी फॉर्म भरते हैं, और मेरा नॉलेज लेवल क्या ही था उस समय, तो ऐसा कुछ नहीं था। लेकिन एक चीज उस समय भी था कि देखिए आप कितना पढ़ के गए हैं, कितना क्या करके गए, मायने नहीं रखता। अगर वो 3 घंटे आपका माइंड और आपका बॉडी सही आपके साथ है, तो फिर आप कुछ भी कर सकते हैं। तो वो 3 घंटे मेरा अच्छा गुजरा, मुझे जितना आता था मैंने किया। उम्मीद बहुत ज्यादा थी नहीं, क्योंकि नेशनल लेवल की परीक्षा है, और मुझे लगा था कि एक बार पीजी कंप्लीट हो जाए, फिर अच्छे से देंगे तैयारी करके। मेरा रोल नंबर मेरे दोस्तों को पता था, मैंने बता दिया था देखो, और फिर मुझे अपना रिजल्ट मैंने देखा भी नहीं, दूसरे ने मुझे बताया कि अरे आपका सिलेक्शन हो गया, और मैं अचंभित था कि कैसे, मतलब कि फर्स्ट अटेम्प्ट में उस समय मेरी उम्र थी मात्र 22.5 साल, तो वन ऑफ द यंगेस्ट में होऊंगा। तो वहां से परीक्षा जब पास की, तो वो मुझे पहली बार विश्वास दिलाया कि मैं क्राउड से अलग हूं, भीड़ से अलग हूं, क्योंकि मैंने ऑल ओवर इंडिया के बच्चों के बीच में नेट का एग्जाम निकाला था। और ये प्रोफेसर की लाइन में देखिए, यहाँ पे क्या होता है कि गरीब बच्चा जो होता है, मैं किसी का ये नहीं कह रहा, लेकिन गरीब बच्चे का क्या होता है कि बहुत ज्यादा दूर तक उसको एक क्षमता भी नहीं रहती, फाइनेंशियल सपोर्ट भी नहीं मिलता बहुत आगे तक पढ़ने का। और यहाँ पे प्रिविलेज लोग भी अपने बच्चों को पढ़ाना चाहते हैं। वो नेट की परीक्षा देते समय मुझे पहली बार रियलाइज हुआ कि क्लास में और एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम में अंतर क्या होता है। क्लास में आपको पता रहता है आपको उसी 30 बच्चों के बीच में कॉम्पीट करना है आपको, लेकिन जब आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम में बैठेंगे आपको पता नहीं है, क्या पता केरला में कोई बच्चा एसी में बैठ के तैयारी कर रहा है, कोई बच्चा 4 प्रोफेसर के बीच में बैठ के तैयारी कर रहा है, कोई लालटेन में भी बैठ के तैयारी कर रहा होगा। वो इनविजिबल कॉम्पिटिशन है, और पास मात्र 200 ही होंगे। तो एक तरह से एक एहसास दिलाया कि हाँ कुछ हम हैं। तो 2018 फिर उसके बाद पीजी मेरी अच्छे से हो गई, और नेट की एलिजिबिलिटी होती है पीजी में 55% आपके आने चाहिए, और अगर आप नेट की परीक्षा पास भी कर लिए, उसके पास होने के 2 साल के अंदर अंदर आपको पीजी का डिग्री कंप्लीट कर लेना है। तो जो युवा देख रहे हैं वो ये चीज का ध्यान रखें, क्योंकि बहुत बार होता है कि लोगों को थोड़ा पता नहीं चलता रूल्स एंड रेगुलेशन, तो इस चीज का थोड़ा ध्यान रखें। फिर उसके बाद पंजाब जॉब करने चले गए, प्राइवेट यूनिवर्सिटी थी, काम बहुत करना था। 9 बज के टाइम का वो लोग पूरे पक्के थे, 9:04:59 तक अगर आप आ गए तो ठीक है, अगर वो 7वां सेकंड हो गया तो हाफ दिन का पेमेंट गायब। वो पहली बार मुझे बताया कि लाइफ में पंक्चुअलिटी का कितना योगदान और 1 सेकंड का कितना इंपॉर्टेंट है, क्योंकि 2-3 बार जब हाफ पेमेंट हुआ तब मुझे एहसास हो गया। उसके बाद पीएचडी में एडमिशन लिए, पटना यूनिवर्सिटी में एडमिशन हुआ, मेरिट रैंक सेकंड था, और पटना यूनिवर्सिटी से पीएचडी चल ही रही थी। कोविड आ चुका था, 2020 की बात है, कोविड आ चुका था, 21 में कोविड का थोड़ा सा स्थिति सुधरा, और मैं भी पटना गया, वहां कोर्स वर्क मैंने कंप्लीट किया। लेकिन अब फाइनेंशियल प्रेशर था, क्योंकि आप पीएचडी में आ गए हो और कुछ कमा नहीं रहे हो, तो दिमाग को तोड़ देता है कि कुछ करना चाहिए। बिल्कुल। मैंने कई जगह के फॉर्म्स भरने शुरू किए, बहुत जगह रिजेक्ट भी हुए, लेकिन गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक टेकारी का मेरा क्लियर हुआ, वहां मुझे गेस्ट लेक्चरर के रूप में नियुक्ति मिली मार्च 2021 में, और वहां मैंने पढ़ाना शुरू किया। अच्छे अच्छे लोग मिले, टीचर्स ने और मोटिवेट किया। फॉर्म ये जो अभी बीपीएससी की परीक्षा है जिसको मैंने क्रैक किया, ये 2020 में निकला था, क्योंकि परीक्षाएं बिहार की स्थिति है, थोड़ी परीक्षाएं लेट होती, रिजल्ट लेट होता है, तो मैं भी तैयारी में अपना कर रहा था, और वहां पे पढ़ाने के दौरान काफी कुछ सीखा। उसके बाद उसके 1-1.5 साल के बाद मेरा जुलाई 2022 में ललित नारायण मिथिला यूनिवर्सिटी में गेस्ट प्रोफेसर के रूप में चयन हो गया। मैं वहां आया, पढ़ाई अपनी जारी रखा, और अक्टूबर में 2022 के सितंबर-अक्टूबर में परीक्षा हुई। यहां मैं आपके दर्शकों को बता दूं कि देखिए बहुत बार होता है कि कई बार आप नौकरी ठुकरा देते हैं, आप बोलते हैं कि हम तैयारी करेंगे, लेकिन अगर मैं अपना अनुभव शेयर करूं तो मैं यही कहूंगा, अगर आप फाइनेंशियली सिक्योर है तो आपको पढ़ने और मतलब तैयारी करने का लगन दोगुना कर देता है। मैंने नौकरी करने के दौरान ही परीक्षा पास की, और इसका एक बहुत बड़ा योगदान था कि मैं फाइनेंशियली रूप से सिक्योर था, मुझे कहीं से पैसा लेना नहीं पड़ रहा था, मैं अपने पैरों पे खड़ा था, जिससे मैं और ज्यादा लगन उन्होंने दिया। मैंने परीक्षा दी, और उसके बाद इंटरव्यू हुआ 5 दिसंबर को। पहली बार बीपीएससी के लोक सेवा आयोग भवन में जाने का अवसर मिला, क्योंकि हर कोई जा भी नहीं सकता, और मुझे पता चला कि पटना में, बिहार में कोई ऐसा भी जगह जहां पब्लिक ट्रांसपोर्ट अलाउड नहीं है। तो वहां पे 10 मिनट दूर ही आपको पब्लिक ट्रांसपोर्ट से उतरना पड़ेगा, आप वहां से पर्सनल से जा सकते हैं। तो पर्सनल तो हमारे पास कुछ होता ही नहीं है, वो भी पटना जैसे शहर में चल के गए,
फिर इंटरव्यू किस तरह दे दिए, और उसके बाद जब मैंने देखा कि बहुत सारे लोग फोटोज वगैरह खिंचवा रहे थे वो बीपीएससी के बोर्ड के सामने, तो एक दो दोस्त ने कहा कि जो आइए फोटो खिंचवाते हैं, लेकिन मैंने मना कर दिया। उसका एक ही रीजन था कि मुझे लगा कि देखिए अगर सिलेक्शन नहीं हुआ तब ये फोटो गुस्सा दिलाएगा, लेकिन अगर सिलेक्शन हो गया तब तो यहाँ आना जाना ही रहेगा, और ये मेरा घर ही है, और अपने घर में कहीं कोई फोटो खींचता है तो आज भी मेरे पास उस इंटरव्यू के दौरान का एक भी फोटो नहीं है। और जब रिजल्ट आया ये 14 मई को, पता चला पूरे भारत में 19वां स्थान है। खुशी काफी ज्यादा थी, लेकिन उसके पीछे बहुत टीचर्स का योगदान था, माँ बाप का योगदान था, बहुत ही रिश्तेदारों का योगदान था जिन्होंने मेरे लिए दुआएं की। तो सिर्फ अकेला मेरा मेहनत नहीं है, उसके पीछे बहुत सारे गुरु हैं, माँ बाप हैं, रिश्तेदार हैं, सबकी दुआओं का भी असर है, मेरी माँ की प्रार्थना का भी असर है। इन सबको मैं योगदान देना चाहूंगा। मैं तो बस पर्याप्त। सर मैं आपसे कुछ सवाल पर बातचीत करना चाहूंगा जो हमारे यहाँ के लिए। जी, जैसा कि सर आपने बताया कि किस तरह से आपका चयन हुआ और किस तरह से अपने मैं और दर्शक भी जानना चाहते हैं सर कि शुरुआती के दौर में, यानी जिस समय आपने ग्रेजुएशन की पढ़ाई शुरू की थी और आपने अंग्रेजी विषय का यानी इंग्लिश विषय को कैसे सेलेक्ट किया सर, कैसे आपने चयन किया? देखिए मैं साइंस स्टूडेंट था, जो कि मैंने बताया भी, मैथ थी मेरे साथ। बट देखिए मैंने अंग्रेजी विषय को, जो अंग्रेजी मुझे बचपन से ही पसंद था, लेकिन जो 12th में मुझे जो शिक्षक मिले जो मिस्टर तस्नीमुर रहमान थे, उनसे मैं इतना ज्यादा प्रभावित था। हालांकि मैं उनका अकेला ही विद्यार्थी जो अंग्रेजी में यहाँ तक पहुंचा, लेकिन मैं उनसे बहुत प्रभावित था। और उनका जो वे ऑफ टीचिंग था, और जो मतलब कि वो क्लास में जिस तरह से अपने ज्ञान को बांटते थे हम बच्चों में, तो ये मुझे बहुत प्रभावित किया कि मुझे शिक्षक ही बनना है और अंग्रेजी का ही शिक्षक बनना है। कहाँ के टीचर थे सर, कहाँ पढ़ाते थे? वो डीपीएस सबौर में पढ़ाते थे, और वो रहने वाले उत्तराखंड के हैं, अब वो रिटायर हो चुके हैं। और उनके बारे में मैं बताऊं, वो बीएड भी नहीं थे। जैसे आज लोग बोलते हैं ना कि आप बीएड करेंगे तब अच्छे शिक्षक बनेंगे, तो मैं अगर किन्हीं एक टीचर को मैं योगदान दूंगा जिन्होंने मुझे मेरी दिशा इंग्लिश की तरफ मोड़ दी, तो वो मिस्टर तस्नीमुर रहमान। सर जब आपने इंग्लिश का चयन किया, आप दिल्ली गए, आपने वहाँ की पढ़ाई की, तो निश्चित रूप से जब लोग शहर से, गांव से शहर की ओर निकलते हैं, काफ़ी सपना लेकर निकलते हैं, आपके साथ भी काफ़ी स्ट्रगल। कभी आपके मन में ऐसा लग रहा था सर कि हमसे नहीं हो पाएगा, या हम दिल्ली चले आए हैं, गार्जियन का काफ़ी या लोगों का काफ़ी प्रेशर भी है, या बहुत उम्मीद है जो मैं नहीं कर पा रहा हूँ? क्योंकि ज़्यादातर लोग जो है वापस आ जाते हैं या वो किसी और क्षेत्र में चले जाते हैं जब एक जगह उन्हें सफलता नहीं मिलती है या कहीं रुकावट होती है। तो जी, एक बार क्या, मुझे तो बहुत बार ऐसा लगा। मैं एक छोटा सा इंसिडेंट आपके बीच में शेयर करना चाहता हूं कि मेरा एक दोस्त था दिल्ली यूनिवर्सिटी में ही, हम लोग साथ साथ थे। फिर वो कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहा था बैंकिंग का, तो 1 साल 2 साल उसने तैयारी भी किया, जिस दौरान मैं पीजी कर रहा था। और उसमें उसका सिलेक्शन किसी में कारणवश नहीं हो पाया, और घर वालों ने उसे घर बुला लिया। जब मैं ही उसको स्टेशन तक छोड़ने गया था, और वो आखिरी में, हम लोग बहुत पक्के दोस्त, मैं उसका नाम नहीं लूंगा क्योंकि थोड़ा प्राइवेसी हो जाता है, तो लेकिन वो जब स्टेशन पर मैं ट्रेन खुलने वाली थी, वो मुझसे एक चीज कहा कि निहाल देख, तू मेरा पक्का दोस्त है यार, दिल्ली में मैं भी असफल हो गया, शायद 1% भी यहाँ सक्सेस रेट नहीं है, लेकिन मेरे भाई तुम सफल होके जाना। दिल्ली हमको हरा दिया, लेकिन तुम यहाँ से जीत के जाना, और हमको लगेगा कि जो लड़ाई हम नहीं जीत सके वो तुम जीता है। तो उसका जो वो वर्ड्स था ना, जब भी हम सोचते थे कि अब रुक जाते हैं, अब रुक जाते हैं, बार बार उसका वर्ड्स मेरे दिमाग में गूंज रहा था। कि क्योंकि यहाँ देखिए मुखर्जी नगर, मैं मुखर्जी नगर में रहता था, और जो भी बच्चे मुखर्जी नगर पढ़ेंगे उनको ये चीज पता होगा। मुखर्जी नगर के देखिए, आप किसी भी एरिया में 10 मिनट तक खड़े हो जाइए, आप बस कुछ नहीं करना, आपको खड़े होकर बस ऑब्जर्व करना है। आप कितने भी हैप्पी मूड में हो, आप सैड हो जाएंगे, क्योंकि वहां बच्चों के फ्रस्ट्रेटेड चेहरे, भूख थकान से उनका झुलसा हुआ चेहरा आपको अपने आप ही फ्रस्ट्रेट कर देगा, क्योंकि हर साल वहां 20,000 नए बच्चे आ जाते हैं, और कॉम्पिटिटिव एग्जाम का तो पता ही रहता है, कुछ 1000 सीट्स ही होते हैं। तो बहुत बार ऐसा लगा, जब लगा कि हिम्मत हार जाते हैं, छोड़ जाते हैं, लेकिन फिर ये भी था कि दिल्ली पढ़ने आ गए हैं, अगर कुछ अचीव नहीं कर पाए तो मेरे साथ साथ मेरे माँ बाप का भी बेइज्जती होगा, लोग बोलने वाले बोल ही देंगे कि बेटे को दिल्ली जाके पढ़ा। और कहीं ना कहीं मुझे सबसे बड़ा ये चीज लगता है कि अगर मैं यहाँ से असफल होके गया, तो कोई माँ बाप कल को जो मुझे जानते हैं वो अपने बच्चों को दिल्ली नहीं भेजेंगे। वो बोलेंगे देखो वो भी तो दिल्ली पढ़ने गया था, दिल्ली विश्वविद्यालय में सिलेक्शन हुआ था, वो क्या करके आया जो तुम जाओगे। तो कम से कम ये भी प्रेशर भी था कि मेरा एग्जाम्पल देके किसी और बच्चों का सपना ना तोड़ा जाए। तो वो चीज भी मुझे मजबूत करती है। अभी आप असिस्टेंट प्रोफेसर बन चुके हैं, अभी आपका योगदान कहाँ होगा सर? कहाँ आपकी ज्वाइनिंग होगी, ये पता है आपको? जी जी जी, देखिए मेरा पोस्ट पॉलिटेक्निक कॉलेज में लेक्चरर प्रोफेसर का होगा, और बिहार में टोटल 44 पॉलिटेक्निक कॉलेज हैं,
और उसमें मुझे 5 चॉइस देना है। वो मांगेंगे मुझसे 5 चॉइस मैं दूंगा और वो पांचों में कोई भी दे सकता है या उस पांचों से अलग भी वो कोई दे सकते हैं। वो उस 44 कॉलेज में कहीं भी चॉइस दे सकते हैं जहां पे उनको रिक्वायरमेंट रहेगा, जहां पे अकॉर्डिंग टू मेरिट लिस्ट और अकॉर्डिंग टू प्रेफरेंस उनको सही लगे। अभी सर आप अपने क्षेत्र के बच्चों के लिए या अपने बिहार के बच्चों के लिए क्या विशेष करना चाहते हैं सर? अभी आपका क्या सपना लग रहा है कि आप उस पद पर चले गए हैं, अब आप एक जो है आपका जॉब सिक्योर है, सब कुछ लाइफ सिक्योर है, लेकिन फिर भी आपके मन में कुछ ना कुछ करने की तो जरूर इच्छा हो। जी, अभी मेरी इच्छा जो ये है कि मैं जब ज्वाइन कर लूंगा तो हमें दिन में 2 क्लास ही लेना होता है। तो मैंने कुछ सोचा है कि एक एनजीओ टाइप एक फ्री एजुकेशन एक प्लेटफॉर्म मैं बनाऊं, जहां पे जैसे बिहार में बच्चों की इंग्लिश बहुत कमजोर है, स्पेशली सब लोग बिहार बोर्ड से पढ़ के आते हैं। तो मैं एक फ्री प्लेटफॉर्म टाइप का चलाऊंगा जो कि मैं अपने नौगछिया में जैसे आप जैसे लोगों के माध्यम से मैं शेयर करूंगा कि बच्चे वहां पे खासकर गरीब बच्चे उसमें जुड़े, और जो बेसिक इंग्लिश है, जो 10th की इंग्लिश है, 12th की इंग्लिश है, वो मैं उनको फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ाऊंगा। और जिससे कि मुझे लगता है कि अगर उनमें से कोई एक बच्चा भी आगे बढ़ा तो मुझे बहुत खुशी होगी। मैं ये चाहता हूं कि मैं अपने क्षेत्र के लिए कुछ ऐसा करूं। सर एक अंतिम सवाल है कि काफी उम्मीद से भरा ये सफर रहा, सबों से आप सबों का आपसे भी रहे, अब क्या कहना चाहेंगे यहाँ के लोगों से, खास करके जो आपके परिजन हैं, आपके दोस्त हैं, आपके स्ट्रगल में साथ रहने वाले हैं या आज अचीवमेंट में आपके साथ, उन्हें क्या कहना चाहेंगे सर? जी, उन सब का मैं शुक्रिया अदा करना चाहूंगा जिन्होंने मेरा साथ दिया है, और उन सब की प्रार्थनाओं का ही असर है कि मैं यहाँ तक पहुंचा हूं। और जो मेरे क्षेत्र के लोग हैं, मुझे पता है कि नौगछिया की भूमि ने बहुत अच्छे अच्छे अफसर्स बनाए हैं, बहुत अच्छे अच्छे जगह पे लोग पहुंचे हैं। तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ मैं अकेला हूं, बहुत सारे लोग अच्छे अच्छे जगह पे पहुंचे हैं। वो सब लोग भी आगे बढ़ेंगे, और मैं खासकर युवाओं से, नौगछिया के युवाओं से अपील करूंगा, देखिए आप में बहुत प्रतिभा है, सपने हमेशा बड़े देखिएगा, छोटे सपने नहीं देखिएगा। जिंदगी एक बार मिली है, अचीव अगर कर लिए तो बहुत कुछ है। हर किसी के पास 24 घंटे ही हैं, अगर आप उसको सही यूटिलाइज करेंगे तो आप अचीव कर सकते हैं। और मैंने ऐसे ऐसे लोगों को देखा है जो कि मतलब कुछ नहीं था। मेरा खुद का 10th में मात्र 70% था, 12th में भी 69.6 ही था, ग्रेजुएशन में भी 62% ही था। तो ऐसा नहीं था कि कोई मैं 90 या 95% वाला पर्सन था। लेकिन अगर मेरे जैसा व्यक्ति भी प्रोफेसर बन सकता है तो हर कोई बन सकता है। इसीलिए मैं यही सबसे कहना चाहूंगा, अगर थोड़ी सी मेहनत और बहुत सारा पागलपन अगर आपके मन और आपके अंदर है तो कोई भी व्यक्ति बहुत कुछ हासिल कर सकता है। और अंतिम में मैं अपने क्षेत्र के लोगों के लिए यही कहूंगा, दुष्यंत कुमार की लाइन है ये, कि सिर्फ हंगामा खड़ा करना मेरा मकसद नहीं, मेरी कोशिश है कि ये सूरत बदलनी चाहिए। मेरे सीने में ना सही तो तेरे सीने में सही, हो कहीं भी आग लेकिन बस आग जलनी चाहिए, बस आग जलनी चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद। कैसा लगा जरूर बताएंगे नौगछिया की इस लाल की इस प्रस्तुति पर। और वैसे भी असिस्टेंट प्रोफेसर साहब हैं तो दे दनादन तो इनका जारी ही रहा। कैसा लगा वीडियो जरूर बताएंगे, और इनसे भी मुलाकात कर सकते हैं, नौगछिया के हैं तो निश्चित रूप से नौगछिया का नाम इन्होंने काफी ऊंचा किया। आज के लिए दीजिए इजाजत, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। धन्यवाद।